गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रगतिवाद में नागार्जुन को, क्योंकि नागार्जुन से पहले अन्य जो कवि थे उनको हम लोग देख चुके थे। तो ये प्रगतिवाद प्रगतिवाद और प्रगतिवाद की ये कौन सी क्लास होगी? ये क्लास होगी होगी तीसरी। प्रगतिवाद की तीसरी और अंतिम क्लास होगी, कि इससे पहले जो भी रचनाकार थे उनको दो क्लासों में हम लोगों ने देख लिया था। एक सिर्फ बचे हुए हैं, कौन? बाबा नागार्जुन। नागार्जुन। तो आज इनको अच्छे से समझते हैं। और इसी के साथ इनको पहले इसने पढ़ा है केदारनाथ अग्रवाल से, मंगल सिंह सुमन, राम विलास शर्मा, रागेई राघव, ठीक है, महेंद्र भटनागर, इन सबों को पढ़ा दिए थे। शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, इन सबों को पढ़ा चुके हैं। अब एक बच गए थे नागार्जुन, तो सोचे इनको अंत में ही देखेंगे, क्योंकि इस कालखंड के ये प्रतिनिधि कवि हैं और महत्वपूर्ण कवि हैं, तो इनको आज हम लोग देखते हैं। चलिए नागार्जुन को देखते हैं। नागार्जुन, अगर नागार्जुन की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? नागार्जुन का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो तरौनी, दरभंगा, बिहार। तरौनी, दरभंगा, बिहार। तरौनी, दरभंगा, बिहार में इनका जन्म हुआ था। अगर इनका निधन देखा जाए कि निधन कब हुआ था, तो निधन हुआ था इनका 1998 में। 1998 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इनका मूल नाम क्या था? नागार्जुन का मूल नाम, इनका मूल नाम था बैद्यनाथ मिश्र। बैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम था। पिताजी का नाम, पिता का नाम, इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था गोकुल मिश्र। पिता का नाम गोकुल मिश्र। माता का नाम उमा देवी। माता का नाम क्या था इनके? इनके माता का नाम था उमा देवी। उमा मतलब पार्वती। उमा देवी इनके माता का नाम था। इन्होंने 1936 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया था और अपना नाम नागार्जुन से बदलकर, सॉरी, बैद्यनाथ मिश्र से बदलकर क्या रख लिया? नागार्जुन रख लिया था। इसको लिख लीजिए यहाँ पे, एक बिंदु लिख लीजिए। इन्होंने 1936 ईस्वी में श्रीलंका जाकर, कहाँ पे? तो श्रीलंका में, श्रीलंका जाकर जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया तथा इन्होंने 1936 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया तथा अपना नाम बैद्यनाथ मिश्र से नागार्जुन कर लिया। तथा अपना नाम बैद्यनाथ मिश्र से नागार्जुन रख लिया। नागार्जुन रख लिया। ये बात समझ लीजिए कि ये तो जाति से ब्राह्मण है, लेकिन 1936 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तथा अपना नाम बैद्यनाथ मिश्र से नागार्जुन रख लिया था। स्पष्ट है बात यहाँ तक? श्रीलंका के का एक जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ था, बौद्ध मठ, जिसका नाम था विद्यालंकार परिवेन। श्रीलंका का प्रसिद्ध मठ है विद्यालंकार परिवेन। तो विद्यालंकार परिवेन में ये कितने वर्षों तक रहे थे? 3 वर्षों तक रहे। प्रसिद्ध मठ कौन सा था? श्री
विद्यालंकार, श्री विद्यालंकार परिवेन, परिवेन कहाँ? श्रीलंका। श्री विद्यालंकार परिवेन श्रीलंका में 3 वर्षों तक रहे भी थे। ये इनके बारे में हो गई कुछ बातें। अब देखते हैं हम इनके उपनाम। अब नागार्जुन के क्या देखना है? उपनाम। अगर उपनाम की बात करें कि इनके उपनाम क्या क्या हैं, तो देखिए उपनाम किसका? नागार्जुन का। इनके घर वाले इनको किस नाम से जानते थे? ढक्कन के नाम से जानते थे। इनका एक उपनाम क्या था? ढक्कन। घर वाले इनको अंधविश्वास के कारण ढक्कन कहते थे। घर वाले इन्हें अंधविश्वास के कारण कहते थे। घर वाले जो थे इनका ये उपनाम ढक्कन अंधविश्वास के कारण कहते थे इनको। ठीक है। दूसरा उपनाम था इनका यात्री। यात्री उपनाम से ये मैथिली में लिखा करते थे। मैथिली में किसमें क्या करते थे? मैथिली में रचना करते थे। किस उपनाम से? यात्री उपनाम से। तीसरा उपनाम था जनकवि। तीसरा उपनाम क्या था इनका? जनकवि। जनकवि ये स्वयं कहा करते थे। इन्होंने स्वयं अपने आप को जनकवि बताया था कि मैं जनता का कवि हूँ, जनकवि हूँ स्वयं। चौथा उपनाम है इनका प्रगतिवाद का शलाका पुरुष। प्रगतिवाद का शलाका पुरुष। प्रगतिवाद का शलाका पुरुष इनका चौथा उपनाम है। पांचवा उपनाम इनका जो है वो ये आधुनिक कबीर भी है। इनका पांचवा उपनाम क्या है? आधुनिक कबीर। आधुनिक कबीर भी इनको कहा जाता है, पांचवा उपनाम। छठा उपनाम इनका जो है वो राजनीति, ये प्रगतिवाद का प्रतिनिधि कवि भी है। ये भी लिखिए, प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि भी है ये। सातवां उपनाम इनका लिख लीजिए, इनको राजनीतिक कवि भी इनको कहा जाता है। राजनीतिक कवि भी इनको कहा जाता है। कितना उपनाम हो गया? 7। एक और लिख लीजिए, 8वां स्वतंत्र चेता कवि भी इनको कहा जाता है। स्वतंत्र चेता कवि भी इनको कहा जाता है। ये हो गए इनके उपनाम 8। स्वतंत्र चेता कवि भी इनको कहा जाता है। तो ये 8 उपनाम हो गए किनके? नागार्जुन के। अब इनकी रचनाओं को देखते हैं। जैसे पहले इनकी प्रथम कविता देखिए, नागार्जुन की प्रथम कविता। अगर इनके प्रथम कविता की बात करें तो प्रथम कविता इनकी कौन सी है? प्रथम कविता इनकी मिथिला है। प्रथम कविता इनकी कौन सी है? मिथिला। कब की है ये मिथिला कविता? कब की है? तो ये मिथिला कविता है 1929 ईस्वी की। 1929 ईस्वी की कविता है मिथिला। और किस भाषा में है ये? तो मैथिली भाषा में है। मैथिली भाषा में। ठीक है। मिथिला कविता इनकी प्रथम कविता है 1929 में। और किस भाषा में है? तो मैथिली भाषा में है। अच्छा, खड़ी बोली की प्रथम कविता इनकी कौन सी है? खड़ी बोली की प्रथम कविता, तो खड़ी बोली की इनकी प्रथम कविता है राम के प्रति। राम के प्रति इनकी खड़ी बोली की प्रथम कविता है। कब की है? 1933 ईस्वी में है। 1933 ईस्वी में ये है
और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये विश्व बंधु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, विश्व बंधु पत्रिका में प्रकाशित। खड़ी बोली की प्रथम कविता इनकी कौन सी है? राम के प्रति। और मैथिली की प्रथम कविता कौन सी है? मिथिला। लिखिए इतना जल्दी, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, प्रथम काव्य संग्रह कौन सी है इनकी? अगर ये पूछे कि नागार्जुन की प्रथम काव्य संग्रह, तो इनकी प्रथम काव्य संग्रह है युगधारा। युगधारा कब की है? 1953 ईस्वी की है। युगधारा कब की है? 1953 ईस्वी की है। युगधारा 1953 ईस्वी की इनकी प्रथम काव्य संग्रह है। ये तो प्रथम देख लिए। अब हम देखते हैं इनके प्रमुख काव्य संग्रह। प्रमुख काव्य संग्रह, प्रमुख काव्य संग्रह इनकी कौन? जो खड़ी बोली में रचित है, तो लिख सकते हैं प्रमुख काव्य संग्रह खड़ी बोली में रचित। मैथिली वाली बाद में देखेंगे। खड़ी बोली में रचित वैसी काव्य संग्रह जिनकी रचना इन्होंने खड़ी बोली में किया है, उसको पहले देखते हैं, फिर मैथिली वाले को देखेंगे। पहली लिखिए, पहली तो अभी बताया युग की धारा 1933 है ही। युग धारा 1953। नंबर 2, संतरंगों पंखों वाली। सतरंगे पंखों वाली। सतरंगे पंखों वाली कब की है? 1959 की है ये, 1959। नंबर 3, प्यासी पथराई आंखें। प्यासी पथराई आंखें। प्यासी पथराई आंखें कब की है? 1962 की है ये। नंबर 4, भस्मांकुर। भस्मांकुर, भस्मांकुर कब की है? 1971 ईस्वी की है। कब की है? 1971 है। और यह कैसी रचना है? तो यह खंड काव्य है। कैसी रचना है इनकी? तो यह खंड काव्य है। नंबर 5, तालाब की मछलियां। तालाब की मछलियां। तालाब की मछलियां कब की है? 1975 ईस्वी की है। तालाब की मछलियां के बाद अगला देखिए, तुमने कहा था। तुमने कहा था। तुमने कहा था कब की है? 1980 ईस्वी की है। कितना हो गया? 6। नंबर 7, हजार हजार बाहों वाली। हजार हजार बाहों वाली। हजार हजार बाहों वाली कब की है? 1981 की है। 1981। नेक्स्ट, पुरानी जूतियों का कौरस। पुरानी जूतियों का कौरस कब की है? 1983 की है। 1983। नेक्स्ट, रत्नगर्भा। रत्नगर्भा कब की है? 1984 की है। 1984। लिखिए और लिखाते हैं। रत्नगर्भा 1984। नंबर 10, यहाँ अब नहीं हटेगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं। नंबर 10, नंबर 10 में लिखिए, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। आखिर ऐसा क्या
कह दिया मैंने। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, कब की है, 1986 की है। 10 हो गया। एक दो और लिख लेते हैं। ये प्रमुख काव्य संग्रह है और वो काव्य संग्रह जिसकी रचना इन्होंने खड़ी बोली में की है। नेक्स्ट 10 नंबर 11, इस गुब्बारे की छाया में, इस गुब्बारे की छाया में, कब है, 1990 ईस्वी में। नंबर 12, भूल जाओ पुराने सपने, भूल जाओ पुराने सपने, भूल जाओ पुराने सपने कब की है, 1994 ईस्वी की है। और एक और लिखिए, अपने खेत में, ज़्यादा नहीं, अपने खेत में कब की है, ये 1997 की है। तो ये इनकी खड़ी बोली में रचित प्रमुख काव्य संग्रह हो गए। ठीक है, मैथिली वाला लिखाते हैं। नंबर 2 में लिखिए, मैथिली में रचित, पहला क्या था जी, पहला था प्रमुख काव्य संग्रह खड़ी बोली में रचित। अब लिखिए मैथिली में रचित प्रमुख काव्य संग्रह। मैथिली भाषा में रचित प्रमुख काव्य रचनाएं, प्रमुख काव्य संग्रह। इसमें लिखिए नंबर 1, नंबर 1 चित्रा, चित्रा कब की है, 1962 की है। नंबर 2 विशाख, विशाख, विशाख कब की है, 1964 की है। नंबर 3 पत्रहीन नग्नगाछ, भाषा पूछी जा सकती है इसकी, पत्रहीन नग्नगाछ, पत्रहीन नग्नगाछ कब की है, 1966 ईस्वी की है। और याद रखेंगे कि पत्रहीन नग्नगाछ जो 1966 ईस्वी की है, इस रचना के लिए इनको 1968 में, 68 में क्या मिला था, में मैथिली भाषा के लिए, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, 1968 में तो मिला साहित्य अकादमी, लेकिन किस भाषा के लिए, पत्रहीन नग्नगाछ रचना जो इनकी मैथिली भाषा में है, तो मैथिली भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए, और 3 हो गया। चौथी रचना लिख लीजिए इनकी, और अंतिम है चौथी, पका है, पका है यह कटहल, पका है यह कटहल कब की है, 1995 की है। तो ये हो गए इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं। अब इनकी देखते हैं हम चर्चित कविताएं कौन कौन सी हैं। आज प्रगतिवाद की ये तीसरी क्लास है और आज ये अंतिम क्लास होगी। आज हम सिर्फ नागार्जुन को देखना रह गया था, इससे पहले अन्य सभी कवियों को हम लोग देख चुके थे। तो नागार्जुन को देख रहे हैं, तो नागार्जुन का ये परिचय हो गया। परिचय के पश्चात उनके उपनाम, प्रथम कविता, उसके बाद प्रमुख काव्य संग्रह देख लिए। और अब इनके देखते हैं हम प्रसिद्ध कहानियां यानी चर्चित कविताएं। चर्चित कविताएं, अगर चर्चित कविताओं की बात करें तो नंबर 1 पासानी, नाम नाम लिख लीजिए,
पासानी। नंबर 2 कालिदास के प्रति, कालिदास के प्रति। नंबर 3 प्रेत का बयान। नंबर 4 अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद। नंबर 5 रेणुका, रेणुका इनकी कविता है। नंबर 6 अहिल्या। नंबर 7 सिंदूर तिलांकित भाल, सिंदूर, सिंदूर तिलांकित भाल, सिंदूर तिलांकित भाल। नंबर 8 तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। नंबर 9 शकुंतला। नंबर 10 शकुंतला की अच्छी कविता है। हरिजन गाथा, हरिजन गाथा ये भी इनकी प्रसिद्ध कविता है। नंबर 11 बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद। और एक इनकी लिख लीजिए नंबर 12 में भूमिजा, भूमिजा। ये इनकी 12 प्रसिद्ध कविताएं आप लोग को हम लिखा दिए हैं, जो अति महत्वपूर्ण कविताओं में एक है और सभी परीक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है। इनके पुरस्कार और सम्मान को भी देखिए, महत्वपूर्ण कवि हैं तो इनके पुरस्कार और सम्मान को भी देखना है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि इनकी लंबी कविताएं कौन कौन सी हैं, तब पुरस्कार और सम्मान को देखते हैं। अगर बात यह आए कि नागार्जुन की लंबी कविताएं कौन कौन सी हैं तो बताइए। नागार्जुन की लंबी कविताएं, नागार्जुन की लंबी कविताएं कौन कौन सी हैं, अगर नहीं याद रहेगा तो कम से कम नाम लिख लीजिए। नंबर 1 भूमिजा, भूमिजा इनकी लंबी कविता है। नंबर 2 हरिजन गाथा इनकी लंबी कविता है, हरिजन गाथा इनकी लंबी कविता है। नंबर 3 अकाल और उसके बाद इनकी लंबी कविता है, बस अकाल और उसके बाद, ये 3 इनकी लंबी कविताएं हैं। अच्छा इनको नुक्कड़ कविता, इनकी कविता को नुक्कड़ कविता किसने कहा था बताइए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने। एक बात लिख लीजिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी कविताओं को, इनकी कविताओं को, कविताओं को नुक्कड़ कविता, इनकी कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा, इनकी कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा। ये बात इनके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। अब हम देखते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान, और कुछ बाकी इनमें रहा नहीं। सभी काव्य रचनाएं इनकी हम लोग देख चुके हैं।
इनकी कहानी को कहानी में पढ़ा दिए थे और इनके निबंध को निबंध साहित्य में पढ़ा दिए हैं, उपन्यास इनके उपन्यास साहित्य में पढ़ा दिए, तो बचा क्या जी? अब बचा है पुरस्कार और सम्मान। लिख लीजिए, पुरस्कार व सम्मान। अगर पुरस्कार व सम्मान की बात करें तो कब? 1968 में ना, पत्रहीन नग्न गाछ के लिए नंबर 1। 1986 या 68 में, 1968 में पत्रहीन नग्न गाछ के लिए, पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा के लिए मिला था? मैथिली भाषा के लिए, ये आप लोग को बता चुके हैं। 1988 में किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार। 1993 नंबर 3, 1993 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या दिया गया था? द्वारा मैथिली शरण गुप्त सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान को दिया गया। और भी लिखाते हैं, इतना लिखिए, मैथिली शरण गुप्त सम्मान हो गया। नंबर 4, 1993 में ही, 1993 में बिहार सरकार, बिहार सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा राजेंद्र शिक्षा सम्मान, राजेंद्र शिक्षा सम्मान, ठीक है। और एक और लिख लीजिए, 1995 में बंगाल सरकार द्वारा, बंगाल सरकार द्वारा, बंगाल सरकार द्वारा क्या मिला था इनको? राहुल सांकृत्यायन मिला था ना, सरकार द्वारा राहुल सम्मान, राहुल सम्मान। ये था इनके प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। किनके? मैथिली शरण गुप्त के ना, नागार्जुन के, नागार्जुन पढ़ा तो मैथिली शरण गुप्त कहाँ से आ जाएंगे? नागार्जुन को ये सभी सम्मान दिए गए। लिखिए इसको। तो नागार्जुन हुए समाप्त। नागार्जुन में और कुछ पढ़ने लायक बात नहीं है। अच्छा, इनकी कविता जो भूमिजा है, भूमिजा का संपादन किसने किया था? एक बात यहाँ लिख लीजिएगा। लिखा है कि छोड़ दिए हैं? नहीं लिखा है ना, लिख लीजिए इसके बारे में, भूमिजा के बारे में। भूमिजा लिखिए, इसका संपादन, इसका संपादन संपादन सोमदेव, सोमदेव एवं शोभाकांत। शोभाकांत कौन थे? शोभाकांत, शोभाकांत नागार्जुन की पुत्री थी। कौन थी? नागार्जुन की पुत्री, इनका नाम था, नागार्जुन की पुत्री थी शोभाकांत। नागार्जुन की पुत्री। इसका संपादन सोमदेव और शोभाकांत
ने किया। किसका? भूमिजा का। तो आज नागार्जुन को भी देख लिया और नागार्जुन भी हो गए हैं समाप्त। तो छायावाद के बाद प्रगतिवाद की क्लास भी आज समाप्त हुई। कल से हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद में सबसे पहले चारों सप्तक को देख लेंगे। चारों सप्तक के कवि और चारों सप्तक के जो कवि हैं और उनकी कौन कितनी कितनी रचनाएं किस किस सप्तक में संकलित है वो देख लेंगे। और फिर जो छायावाद प्रयोगवाद के जो प्रमुख कवि हैं उनको हम लोग प्रमुख कवियों को देखेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। और आज नागार्जुन भी हुए समाप्त और नागार्जुन के साथ प्रगतिवाद भी हुआ समाप्त। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं फिर पिछली क्लास अगले क्लास में यानी कल सुबह, और बात करते हैं हम लोग प्रयोगवाद की। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।